आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है? तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इंश्योरेंस कंपनी। दो पार्टीज़ होती हैं, उन दो पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योर्ड के बीच में एंड इंश्योरर के बीच में। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी खरीदता है, और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहते हैं। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है, वैसे यहाँ भी एग्रीमेंट है इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में। वैसे ही कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन के फॉर्म में जो इंश्योर्ड है जिसने पॉलिसी परचेज की है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगा, रेगुलर प्रीमियम पे करेगा, और इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न एक अंडरटेकिंग लेगी, एक प्रॉमिस करेगी कि इन द इवेंट ऑफ लॉस, जब भी लॉस हो, अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को जो भी डैमेज डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए क्लेम पे करेगी, जिसको इंडेमनीफाई करना भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ रिस्क्स होते हैं जिससे डैमेज डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग रिस्क के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है। यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फायर इंश्योरेंस के केस में अगर लॉस होता है प्रॉपर्टी का तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्लेम पे करती है, हम कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर? अब फायर के अकर होने से दो तरीके से लॉस हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल यहाँ लेके चलते हैं कि बिजनेसमैन ने स्टॉक का फायर इंश्योरेंस करा रखा है, उसकी बिजनेस में जो स्टॉक रखा हुआ है उसके लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब फायर अकर होने से स्टॉक डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना वैल्यू है स्टॉक का जिसका लॉस हुआ है उसके लिए पेमेंट करेगी, उसको हम लॉस ऑफ स्टॉक बोलेंगे। लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक होने से कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रोडक्शन रुक जाती है, सेल्स रुक जाती हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इस टाइम ड्यूरेशन में जब सेल्स नहीं हो पाई, प्रोडक्शन नहीं हो पाई, उस टाइम ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट होता है उसका भी लॉस हो जाता है। तो दो तरीके के लॉस सफ़र करने पड़ते हैं बिजनेसमैन को, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ स्टॉक के लिए भी इंडेमनीफाई करती है एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स के लिए भी इंडेमनीफाई करती है। इंडेमनीफाई करती है मीन्स जो इंश्योर्ड है उसको क्लेम का पेमेंट करती है। नाउ लॉस ऑफ स्टॉक। When fire insurance policy for loss of stock has been taken, business is protected from such loss. अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई किस लॉस के अगेंस्ट करेगा? अगर फायर से लॉस हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंश्योर्ड जो है वो क्या पे करेगा? प्रीमियम पे करेगा, रेगुलर प्रीमियम वो पे करेगा। जनरली ये जो पॉलिसी होती है ये 1 ईयर के लिए होती है, जनरली 1 ईयर के लिए होती है, लेकिन अगर बिजनेसमैन को ठीक लगता है तो वो इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ले सकता है। जिस अमाउंट के लिए पॉलिसी ली जाती है उस अमाउंट को पॉलिसी अमाउंट बोलते हैं। अब जब लॉस अकर होता है, फायर अकर होती है, ठीक है, जब फायर अकर होती है, फायर की वजह से लॉस होता है, तो जब भी ऐसी इवेंट होगी तो जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड क्या करेगा? इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि फायर अकर हो गई है, इसकी वजह से लॉस हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? वो एक असेसर वहाँ पे सेंड करेगी। वो असेसर क्या करेगा? वैल्यूएशन करेगा। किस चीज़ का वैल्यूएशन करेगा? कि फायर की वजह से कितना लॉस हुआ है। अब हम बात करेंगे कि अगर डैमेज होता है स्टॉक का फायर की वजह से तो कैलकुलेशन कैसे करनी है लॉस ऑफ स्टॉक की, कि कितना वैल्यू होगा स्टॉक का जिसका लॉस हुआ है। ठीक है, तो दो मेथड हैं इसके। अभी फर्स्ट मेथड ये हम जो स्टेटमेंट के फॉर्म में है इससे बताऊंगी। एक नेक्स्ट मेथड और है जिसमें हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के कैलकुलेट करते हैं, तो एक और अल्टरनेटिव मेथड है जो कि आगे बात करेंगे। तो अब फायर अकर हुई है जिस दिन, अब फायर तो ईयर में कभी भी किसी भी टाइम पे अकर होगी, ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, जिस ईयर में फायर हुई है उस ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या है। ठीक है, हमारे पास कितना स्टॉक स्टार्टिंग में रखा था, तो वो ओपनिंग स्टॉक हम ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे। उसमें हम ड्यूरिंग द ईयर, इस पर्टिकुलर ईयर में जब तक फायर अकर हुई है, जिस दिन फायर अकर हुई है उस डेट तक कितनी परचेजेस की हैं वो ले लेंगे। क्लियर, ये दोनों अमाउंट ऐड कर लेंगे, मीन्स जब तक फायर हुई है टोटल इतना स्टॉक हमारे पास था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो हमने कर ली। ठीक है, अब इस टोटल स्टॉक में कुछ ऐसा स्टॉक भी होगा ना जिसको हमने सेल कर दिया होगा, तो वो स्टॉक हमें क्या करना है, माइनस कर दिया है कि जब फायर अकर हुई है तो वो तो बेच चुके थे, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए जो सेल्स कर दी हैं उसकी वैल्यू हमें माइनस करनी है। तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अप टू द डेट ऑफ फायर। अब यहाँ पे हमें जो सेल्स की हैं उसकी कॉस्ट पे वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, जो भी सेल्स की हैं उसकी वैल्यूएशन में किस पे दिखानी है, हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी सेल्स की हैं उसको कॉस्ट पे शो करना है। अब सेल्स को कॉस्ट पे कैसे शो करना है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। अभी वो अमाउंट माइनस कर दोगे, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस आपने जो परचेजेस किया, ये आपका टोटल स्टॉक आ गया आपके पास कितना था, उसमें से जो आपने सेल कर दिया था उसकी कॉस्ट निकाल के माइनस कर दी। ठीक है, अब इसमें से आपको सेल्वेज्ड वैल्यू माइनस करनी है। सेल्वेज स्टॉक क्या होता है, ये वो स्टॉक होता है जब फायर हुई उसकी वजह से आपका स्टॉक डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हुआ। क्लियर, उस डैमेज स्टॉक को भी आप स्क्रैप वाले को सेल करते हो तो वो आपको कुछ अमाउंट पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5000 का स्टॉक था जो कि डैमेज हुआ है, ठीक है, डैमेज होने के बाद एज अ स्क्रैप अगर हम उसको सेल करते हैं तो स्क्रैप वाला हमें 500 रुपीज़ दे देता है। तो एक्चुअल में लॉस अगर देखा जाए तो कितना हुआ, 5000 का स्टॉक था ना, 5000 का स्टॉक था, अब उसमें से 500 तो हमें स्क्रैप वाले ने दे दिए, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ आपका, 4500 का। क्लियर, तो सेल्वेज्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है स्टॉक की जो कि स्क्रैप में सेल करने से आपको मिलती है। तो ये वैल्यू तो आपको एज अ स्क्रैप मिल जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये पे नहीं करेगी, इसीलिए आपको ये सेल्वेज वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। इसके बाद माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अभी जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ स्टॉक, तो मैंने आपको बोला था थर्ड स्टेप था कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी कैसे है, क्लियर, आप क्या करते हो, सेल्स में आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड रहता है, जो भी आपने सेल्स की उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड रहता है। तो सेल्स में अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसके लिए आपके पास क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन होनी चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन होना चाहिए। क्लियर, अब अगर हमें सेकेंड पॉइंट है, इफ़ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज गिवन। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स पे। तो आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, जो भी आपको सेल्स दी है इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपको 5% दिया है, ठीक है, तो जो भी सेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी, सेल्स इंटू 5% करके आप कैलकुलेट कर लोगे। देन अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है वो आपको, थर्ड पॉइंट, अगर आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है, सेकेंड पॉइंट में तो सेल्स पे दिया था, अगर कॉस्ट पे दिया है फिर आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको सेल्स इंटू रेट, जो भी जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5% लिया था, तो 5 इंटू जो भी सेल्स क्वेश्चन में दिए डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट यहाँ पे आपको करना होगा। और सेल्स आपको कितनी लेनी होंगी, स्टार्टिंग से लेके जिस दिन फायर हुई है उस डेट तक की सेल्स आपको लेनी होंगी। ठीक है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेल्स पे भी दिया हो सकता है, कॉस्ट पे भी दिया हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सेल्स पे दिया है तो डायरेक्टली रेट ओवर 100, लेकिन अगर कॉस्ट पे दिया है तो रेट ओवर 100 प्लस रेट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन। एक कंडीशन और हो सकती है कि आपको जीपी रेट ही नहीं दिया है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्वेश्चन पे दिया ही नहीं है, फिर आपको क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट होंगे उन ट्रेडिंग अकाउंट में से आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, पिछले 3 से 5 सालों के बीच में हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या रहा है और अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे।
अब ये सेकंड मेथड, हम लॉस ऑफ स्टॉक को एक और मेथड है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हम जिस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके जिस दिन फायर अकर हुई है उस टाइम पीरियड के लिए हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। तो इसकी डेबिट साइड पे देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा डेबिट साइड पे, परचेजेस लिखी, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आपने क्या माइनस कर दिया, इसमें से सेल्स माइनस करी, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट भी डालते हो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको रेट दिया होगा, सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट करके आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख लोगे, ठीक है। तो डेबिट साइड पे आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पे आप क्या माइनस कर दोगे, सेल्स, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो आपके पास क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअल में देखा जाए तो जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमने किया था वही यहाँ पे अकाउंट फॉर्म में है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस किया आपने, उसके बाद आपने क्या माइनस किया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आया, ये इधर क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखा, डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स सेल्स में से आपने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर।